दुनिया में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो किसी सुनामी से कम नहीं और एक असल सुनामी भी आ चुका है। जी हाँ, रशिया के ईस्टर्न सिटी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचस्की के करीब एक बहुत खतरनाक जल्जला आया है। ये 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसने पूरे पैसिफिक ओशन में रिपल्स क्रिएट किए हैं और ना सिर्फ करीबी इलाके बल्कि दूर दराज रीजन्स तक इसके असरात फैले हैं और अमेरिका तक इसके असरात गए हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट्स जापान में जारी किए जा रहे हैं। इस सुनामी के अलावा हम कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स देखेंगे और साथ ही देखेंगे पाकिस्तान का बाजौड़ में मिलिट्री ऑपरेशन और उस हवाले से रद्द अमल, ट्रंप की ट्रेड निगोशिएशंस, भारत की पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर चर्चा, पावरफुल मगरबी ममालिक की जानिब से इजराइल पर तनकीद और बाजौड़ ऑपरेशन। सुनामी की बात करें जो कि ईस्टर्न रशिया के करीब ओरिजिनेट हुआ है। ये 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जो कि दुनिया की तारीख का स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक बताया जा रहा है और अब तक जितने भी अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए हैं उनमें इसको छठा पावरफुल अर्थक्वेक कहा जा रहा है। और इस अर्थक्वेक की वजह से पूरे पैसिफिक ओशन में रिपल्स क्रिएट हो रही हैं। ईस्टर्न रशिया के जिन इलाकों के करीब ये जल्जले आए हैं वहां पर लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है और अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। जापान में भी रेड अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पैसिफिक ओशन के बीच में जो जजीरे हैं जिनमें डिफरेंट ममालिक और ज़्यादातर अमेरिका का कंट्रोल है, ये हवाई वगैरह, वहाँ पर भी अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की बात करें, उन इलाकों में भी अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं जैसे कि कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन और अलास्का। और उसके साथ ही कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया की स्टेट है, वहां पर भी अलर्ट जारी किए गए हैं। और इसके अलावा साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि कोलंबिया, पेरू और एक्वाडोर में भी अलर्ट्स जारी किए गए हैं। और यहाँ से बहुत दूर अगर हम फार ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पर जापान और इंडोनेशिया में भी खतरात हैं। जापान में आपको याद है कुछ साल पहले भी एक बहुत ज़बरदस्त सुनामी आया था जिसने बहुत बड़ी तबाही फैलाई थी। अगर हम इस रीजन की बात करें जहाँ पर जापान लाया करता है और चाइना के कुछ एरियाज़ हैं, ईस्ट रशिया के कुछ इलाके हैं, ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, यहाँ पर ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इन फॉल्ट लाइंस की वजह से सुनामी का ख़तरा बरकरार रहता है और इसी वजह से जापान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है सुनामी से। ज़मीन की जो आउटर लेयर होती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल होती है और यहाँ पर जब हलचल मचती है तो फिर बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं। ज़ेर ज़मीन ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत स्लो मूव करती हैं और एक साल के अंदर भी ये सिर्फ चंद सेंटीमीटर्स ही मूव करती हैं और कभी कभार ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हुए आपस में टकरा जाती हैं या फिर किसी जगह पर फंस जाती हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो आसपास की प्लेट्स होती हैं उनमें एक मूवमेंट क्रिएट होती है जिसकी वजह से उस पूरे रीजन में एक हलचल पैदा होती है और उसका असर फिर हमें ज़मीन पर नज़र आता है और फिर ज़लज़ले आते हैं। और ज़मीन में ये ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जहाँ पर ये फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स ज़ेरे समंदर भी होती हैं और जब वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो समंदर के अंदर एक किस्म का ज़लज़ला पैदा होता है जिसकी वजह से सुनामी क्रिएट होता है। समंदर की लहरें बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं और उनकी लहरों की जो लेंथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और उन इलाकों के करीब जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर फिर सुनामी तूफान आते हैं जब समंदर की लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं इन जल्जलों की वजह से। समंदरों का पानी हर तरफ से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एक तुग़यानी की कैफियत आ जाती है। और इसी तरह की तुग़यानी हमने भारत की पार्लियामेंट में भी देखी जहाँ पर मोदी सरकार पर शदीद बैशिंग हुई है और इस किस्म के सवालात उठाए गए हैं कि पाकिस्तानियों ने उसको खूब इंजॉय किया है। और कई जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा था कि क्या पाकिस्तान इस तरह की ओपन डिस्कशन कर सकता है ऑपरेशन के हवाले से भारत के ख़िलाफ़ जो किया गया है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि मोदी सरकार के दौरान भारत में डेमोक्रेसी का लेवल बहुत नीचे गया है लेकिन स्टिल वो एक ओपन डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सपोज बहुत कुछ हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे लोगों ने मोदी सरकार की सही बजाई है और ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जिनका मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। और सबसे ज़्यादा डिबेट इसी बात पर थी कि क्या ट्रंप के प्रेशर में आकर आपने ऑपरेशन सिंदूर रोका है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि आपके पास क्या सबूत हैं कि ये आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम का हमला किया था ये पाकिस्तानी थे। अमित शाह ने इसकी बड़ी एक भोंडी लॉजिक दी। उन्होंने कहा इनके जो वोटर ID थे वो पाकिस्तानी थे और एक सबूत ये भी पेश किया कि वो जो चॉकलेट्स खा रहे थे उनके रैपर्स
पाकिस्तानी थे। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में तो वोटर आईडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो इलेक्शन वाले दिन आती है। पाकिस्तान में तो एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। और सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर था कि क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एक सरेंडर किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जब आप ऑपरेशन कर रहे थे तो वो किन ग्राउंड्स पर रोका गया है। मोदी ने यहाँ पर यह इंप्रेशन देने की कोशिश की कि मैंने किसी के प्रेशर में आकर ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो हर दूसरे दिन यही बात करते हैं कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ये जो बार बार मेंशन कर रहे हैं कि हमने ये जंग रुकवाई है, और भारत बार बार कह रहा है कि हमने ट्रंप के या किसी और के कहने पर इसको नहीं रोका, इसकी वजह से भी भारत और अमेरिका के दरमियान एक डिफरेंस आ रहा है। और भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील होनी है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही, और उसमें भारत को एक बहुत बड़ा कंसर्न यही है कि ये जो 26 से 29% तक टैरिफ आयद करने जा रहे हैं, इससे भारत जो बड़े अरसे से अमेरिका के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स एंजॉय कर रहा था, जो $60 बिलियन का ट्रेड सरप्लस के साथ था, वो भारत का लेवरेज खत्म हो जाएगा। और भारत की जो इतनी ज्यादा मसनूआत अमेरिका को जा रही थी, उनका एक बहुत बड़ा फेयर शेयर कम हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ कि जिनके साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है वो कम कर रहे हैं। और इवन चाइना के साथ भी इस वक्त इनकी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं स्वीडन के अंदर। चाइना और अमेरिका इस वक्त ट्रेड टॉक के हवाले से एक बहुत सीरियस निगोशिएशंस कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी हमारी कोई ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई। एक बार फिर उन्होंने भारत पर तनकीद की है कि उन्होंने बहुत हाई टैरिफ्स रखे हुए हैं और इसी वजह से हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे भारत पर, यानी मामला उधर ही फंसे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को भारत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, ट्रेड डील। और आप देखें कि जब से उनके ट्रेड डील के हवाले से भारत से मामला खराब हुए हैं, पाकिस्तान और ट्रंप कितने करीब आए हैं। एक तरफ ट्रंप के भारत से इख्तलाफात का बढ़ना, पब्लिकली एक दूसरे के नैरेटिव को काउंटर करना ट्रंप और मोदी का, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ट्रंप के साथ एंगेजमेंट करना, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, ट्रंप के जनरल को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजना, ट्रंप को मिनरल्स की ऑफर करना, ट्रंप की टीम के लोगों के साथ क्रिप्टो डील्स करना, और फिर पिछले दिनों इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात, और इस पूरे रीजन में अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनकर इमर्ज होना, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर ताबड़तोड़ हमले और पाकिस्तान की तारीफ पे तारीफ। इसके पैरेलल में वेस्टर्न साइड से एक और सुनामी भी आ रहा है, जिसमें फ्रांस और बरतानिया ने धमकी लगा दिया इजराइल को कि हम फलस्तीनियन स्टेटहुड को तस्लीम करने जा रहे हैं अगर आपने अपनी कार्रवाइयां बंद ना की, अगर आपने गजा वॉर को ना रोका। अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वही ब्रिटिश जिन्होंने पूरी फलस्तीन की लैंड को इजरायलीज के लिए खोला था, वो आज तक फलस्तीन को ही तस्लीम नहीं करते, और उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी रखी हुई है कि हम राइट टाइम पर फलस्तीन को रिकग्नाइज करेंगे। ये पॉलिसी मुझे वैसी लगती है जैसे कि सऊदी अरब और कुछ अरब स्टेट्स ने अपनाई हुई है इजराइल के हवाले से, कि हम राइट टाइम आने पर इजराइल को रिकग्नाइज करेंगे, जबकि वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि हम राइट टाइम के आने पर फलस्तीन को रिकग्नाइज करेंगे। फ्रांस ने तो इफ्स एंड बट्स के बगैर कह दिया है कि हम फलस्तीनियन रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं सितंबर में, और यूके के स्टारमर ने कहा है कि अगर इजराइल ने अपने एक्शंस ना तब्दील किए, गजा की जंग को ना रोका, तो हम भी फ्रांस को ज्वाइन कर लेंगे। अभी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है इजराइल के लिए, जो कि अपनी एक कैंपेन चला रहा है कि एक तो उसने कत्ले आम भी जारी रखा हुआ है, और दूसरा वो मुस्लिम रियासतों से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उनको तस्लीम कर लें। तो जहां वो अपनी एक रिकग्निशन की कैंपेन चला रहा है अमेरिका की मदद से, वहां पर जो वेस्टर्न एलाइज हैं इन लोगों के, फ्रांस, यूके और जर्मनी वगैरह, इन्होंने इजराइल के एक्शंस के बाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की बात शुरू कर दी है, जो कि पहले बहुत कम देखी गई थी। और डेफिनेटली ये एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है। इजराइल की बात करें तो वो फलस्तीन को तबाह बर्बाद करना चाहता है, सफ़र हस्ती से मिटाना चाहता है, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि हम एक फ़लस्तीनी रियासत को मानेंगे, यानी पॉलिटिकली फ़लस्तीन को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी इजराइल की इन एक्शंस को देखें तो ज़मीनी तौर पर तो इसने मलियामेट कर दिया गजा को, लेकिन पॉलिटिकली एक नई रूप फूंक दी है। और ये तो हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि जनरल पॉपुलेशन की बात करें, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो अरब की हो, चाहे वो यूके की हो,
वो बहुत खिलाफ है इसराइल के एक्शंस की, और शायद यही वो प्रेशर है, यही वो पब्लिक प्रेशर है जिसकी वजह से ये हुकूमतें ये इस तरह के फैसले ले रही हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है अवामी प्रेशर के आगे, और अंदर खाते इन्होंने इसराइल को सपोर्ट जारी रखी हुई है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। लॉन्ग टर्म में ऐसे लग रहा है कि ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है, और ये तो इनके अपने जरीदे भी लिखते हैं कि जितना इसने तबाही मचाई है ये वक्ती तौर पे एक टैक्टिकल गेन तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक है जो इसराइल ने किया है कि अपना पूरा इंप्रेशन खराब किया है, अपने आप को एक जालिम के तौर पर खड़ा किया है पूरी दुनिया के सामने। जो फुटेज आई है, जो पूरी दुनिया ने देखी है, जो नफरत में इजाफा हुआ है, और इसकी वजह से अब आप देखें ये वेस्टर्न पावरफुल ममालिक फ़लस्तीनी रियासत की बात करना शुरू हो गए हैं। कहाँ अमेरिका और इसराइल की कोशिश थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब वगैरह को इस तरफ लाए कि आप इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे, और अमेरिका इनके फैसलों पर तनकीद कर रहा है फ्रेंच और ब्रिटिश के कि जी आपने क्यों ये बात की है फ़लस्तीन को तस्लीम करने की, जबकि अमेरिका खुद 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। लेकिन बात वही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन अब कहाँ तक है, क्या उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी है। प्री 1967 के बॉर्डर्स की बात करें, जिसकी पाकिस्तान भी जिसको इंडोर्स करता है, जिस प्लान को यूएन का प्लान है, क्या ये लोग उसको उस हालत में इंप्लीमेंट करवा सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकेगा कि वो बॉर्डर्स जिसमें वेस्ट बैंक और यरूशलेम फ़लस्तीन का पार्ट हों, और एक तरफ से गजा बगैर किसी इंटरवेंशन के। लेकिन अब तो आप देखते हैं कि वेस्ट बैंक में भी इसराइल ने कितनी ज़्यादा सेटलमेंट्स कायम कर ली हैं। तो यूके और फ्रांस का फ़लस्तीनियन स्टेटहुड की बात करना पॉलिटिकली तो फ़लस्तीनियों के लिए एक जीत है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पर इसराइल का अपर हैंड है और वो फ़लस्तीनी इलाकों पर काबिज होता जा रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी हेडलाइन बाजौड़ ऑपरेशन के हवाले से सामने आ रही है, जिसको बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज अब अपोज करना शुरू हो गई हैं। केपी के जो सीएम है गंडापुर साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे और ये फैसला सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर करना चाहिए, जिसमें अवाम है, अवामी नुमाइंदे, इलाके के मौज़िज़ यानी बड़े लोग और आर्मी, इन सब को मिलकर बैठना चाहिए। और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कर्फ्यू के ऐलान पर सख्त तनकीद की है। ये बाजौड़ के तकरीबन 16 इलाके हैं जहां पर यह कर्फ्यू नाफिज किया गया है, और एक लो स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की भी इतलात आ रही हैं। मिलिट्री ने ऑपरेशन सर बकफ का आगाज़ किया है, जिसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाजौड़ की लोई मामून तहसील सबसे ज़्यादा फोकस में है। बाजौड़ की बात करें तो ये केपी के दीर के इलाके के साथ है, और इसकी वेस्टर्न जो सरहद है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है। और तहसील मामूद की बात करें जहां पर हालात इस वक्त कशीदा हैं और मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है, वो पाक अफगान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, और अफगानिस्तान का जो सूबा कुनड़ है उसके साथ उसकी सरहद लगती है। और कुनड़ भी उन इलाकों में से है जहां पर टीटीपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। कुनड़, पख्तिका, खोस्त और नंगरहार ये वो सूबे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा टीटीपी की महफूज पनाहगाहें हैं, और पाकिस्तान ने मुतादिद बार यहां पर खुद कार्रवाइयां भी की हैं, और अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की भी है बहुत दफ़ा कि इन इलाकों से इनको रिलोकेट कर दें, इनको दूर भेजने गजनी वाली साइड पर, या उन जगहों पर जहां से ये ईजिली मूवमेंट ना कर सकें पाक अफगान बॉर्डर पर। इसके अलावा अफगान साइड पर दाइश खुरासान की भी प्रेजेंस है, जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस को मजीद कॉम्प्लिकेट कर देती है, और इसी वजह से फेडरल हुकूमत के मुताबिक यहाँ पर ऑपरेशन नागुज़ीर है। और स्टैट्स की भी बात करें तो पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज़ी आई है टीटीपी की एक्टिविटीज़ में, और उन्होंने हर तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, चाहे एफसी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो। इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को भी निशाना बनाया गया, जैसा कि मौलाना खान ज़ेब, और उनको उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो इस इलाके में अमन के क़याम के हवाले से एक डायलॉग को प्रमोट कर रहे थे। और बाजौड़ के इन दूर दराज इलाकों के हवाले से रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि कुछ इलाकों में टीटीपी ने अपनी चेक पोस्टें कायम कर ली हैं, लेकिन ये उस स्केल की नहीं है जो इन्होंने सवात में की थी 2009 में। इन्होंने बहुत दूर दराज इलाकों में स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से फोर्सेस ये ऑपरेशंस करना चाह रही हैं। और हमने इस वीडियो में ये भी देखा था कि किस तरह टीटीपी लेटेस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है पाक आर्मी के ख़िलाफ़, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं, और लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि इत्तेहादी फोर्सेस का छोड़ा हुआ है, या अफ़गानिस्तान में जो स्मगल शुदा सामान आता है उससे जो उनको असलहा मिलता है, वो सारा उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाया हुआ है।
और अफगान तालिबान फ़िलहाल इनको रोकने में टोटली नाकाम नज़र आते हैं और इस वजह से पाकिस्तान का पूरा ये वेस्टर्न फ्रंट गर्म हुआ हुआ है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के इंडेक्स में भी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है और सिचुएशन 2011-12 वाली हो चुकी है। यानी काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से एक इख्तलाफ पैदा होता है फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान। लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। वो ये कहते हैं कि पिछले ऑपरेशंस का क्या बना, जो बार बार यहाँ पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हमें बार बार बेघर कर दिया जाता है, हमारे इलाके तबाह बर्बाद हो जाते हैं, घरों को नुकसान पहुँचता है, मार्केट्स तबाह बर्बाद हो जाती हैं, कारोबार ठप हो जाते हैं। तो ये लोकल लोगों का कंसर्न है और इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट हमने ना सिर्फ बाजौड़ में देखे हैं बल्कि तीरा वैली में भी देखे हैं और नॉर्थ वजीरिस्तान में भी देखे हैं। टीटीपी अब उस काबिल नहीं रही कि पाकिस्तान की मेन शाहराहों को ब्लॉक कर सके, इसलिए ये इन दूर दराज इलाकों का इंतखाब कर रहे हैं और रियासत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन जगहों पर टफ टेरेन होती है ये उन इलाकों का इंतखाब करते हैं ताकि इनकी मूवमेंट को ईजीली डिटेक्ट ना किया जा सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या एक फुल स्केल ऑपरेशन का आगाज़ हो सकता है इन इलाकों में, बाजौड़ में, तीरा में या नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये वो इलाके हैं जो पहले फाटा का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कबायली इलाके जहां पर फेडरल कंट्रोल होता था लेकिन इनको जम किया गया केपी में और अब वो खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट है, उस सूबे का पार्ट है। तो आपके ख्याल में क्या एक ग्रैंड स्केल ऑपरेशन का आगाज़ होगा इन इलाकों में या सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशंस पर फोकस रखा जाएगा? प्रिसाइज एंगेजमेंट्स की जाएंगी थ्रेट प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे सिर्फ। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।